हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पे। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो साथियों, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके हमने अंतर जो मुख्य होते हैं वो पढ़ लिए थे। और उसी क्रम में आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, विकास में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो साथियों, विकास में हम लोग क्या पढ़ते हैं मेन रूप से, जो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसके या भ्रूण में होता है तब से लेकर और हम उसकी आखिरी स्टेज तक यानी उसके मृत्यु तक का बीच का जो अध्ययन होता है वो सब विकास के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है साथियों। लेकिन जैसा कि हमारा सिलेबस है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में हम लोग को शुरू से लेकर अंत तक का अध्ययन नहीं करना है। मुख्य रूप से साथियों इसमें हम अध्ययन करते हैं शुरुआत से लेकर किशोरावस्था तक का। ठीक है, तो आइए साथियों जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या अवस्थाएं बताई हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं विकास की और क्या क्या बताया है। ठीक है साथियों, आइए फिर। जैसा कि हमारा हेडिंग आप लोग देख ही पा रहे हैं, जो कि है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं के अलावा अब हम आ जाते हैं कि विकास की अवस्थाएं जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हैं क्या क्या हैं और किस मनोवैज्ञानिक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रास महोदय की। रास महोदय की हम बात कर लेते हैं। तो रास महोदय ने साथियों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इन्होंने बताया है शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था को साथियों इन्होंने 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक माना है। 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक माना है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी अवस्था मानी है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक मानी है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। एक हो गई आपकी शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक, दूसरी हो गई पूर्व बाल्यावस्था जो कि आपकी होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक। अब इन्होंने जो तीसरी अवस्था बताई है वो बताई है उत्तर बाल्यावस्था। क्या बताइए? उत्तर बाल्यावस्था, जो इन्होंने बताई है साथियों 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है साथियों, इनकी तीसरी अवस्था हो गई उत्तर बाल्यावस्था, जो कि इन्होंने बताई है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। अब फिर उन्होंने चौथी अवस्था बताई है किशोरावस्था। रॉस महोदय ने चौथी अवस्था बताई है किशोरावस्था, जो कि इन्होंने बताई है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ये आप लिख लेना, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। क्लियर साथियों कि रास महोदय ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 4 बताई हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था और नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। ठीक है साथियों, ये रॉस महोदय के अनुसार 4 अवस्थाएं हो गई। अब हम लोग नंबर 2 पर आ जाते हैं जोन्स के अनुसार। जोन्स को कई नामों से जानते हैं, जॉन्स, जोन्स या रेंज के अनुसार कोई भी नाम से आ जाए। तो इन्होंने साथियों जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 3 बताई हैं। 3 अवस्थाएं इन्होंने कौन कौन सी बताई हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 इन्होंने बताई है शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्होंने जो बताई है वो बताई है 0 से 5 वर्ष। ठीक है साथियों, इन्होंने शैशवावस्था बताई है 0 से 5 वर्ष। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इन्होंने बताई है 5 से 12 वर्ष तक। और तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं, जोन्स ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब सबसे कम अवस्थाएं जो बताई हैं वो जोन्स महोदय ने बताई हैं। तो कहा जाता है कि जो विकास की अवस्थाएं सबसे कम बताई हैं या विकास की जो न्यूनतम अवस्थाएं बताई हैं वो बताई हैं जोन्स महोदय ने। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मानव विकास की न्यूनतम अवस्थाएं किसने बताई, यानी कि मानव विकास की सबसे कम अवस्थाएं किसने बताई, तो वो बताई हैं जोन्स महोदय ने, यानी कि इन्होंने 3 बताई हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आ जाता है हरलाक जी के अनुसार। हरलाक महोदय के अनुसार इन्होंने बताई हैं 11 अवस्थाएं। इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हरलाक महोदय ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो वो हो जाती हैं 11 अवस्थाएं। कौन कौन सी वो 11 अवस्थाएं हैं आइए देख लेते हैं। नंबर 1 साथी इन्होंने बताई है गर्भावस्था। सबसे पहले उन्होंने बताई है गर्भावस्था, जिसमें इन्होंने बताया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है और गर्भ से लेकर जन्म तक का जो पीरियड होता है यानी 9 माह का जो पीरियड होता है वो इन्होंने बताया है पहली अवस्था यानी गर्भावस्था में। फिर इन्होंने साथियों हरलाक महोदय ने दूसरी अवस्था बताई है शैशवावस्था। शैशवावस्था में उन्होंने बताया है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी जन्म से लेकर 2 सप्ताह का जो समय है उसको इन्होंने शैशवावस्था कहा है।
फिर उन्होंने तीसरी अवस्था बताई है जिसको उन्होंने कहा है बचपना अवस्था। उसमें इन्होंने बताया है इसका समय 3 सप्ताह तक। ठीक है साथियों। फिर हरलॉक महोदय ने जो चौथी अवस्था बताई है वो बताई है आपके लिए साथियों इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था में इन्होंने जो उसका समय बताया है वो बताया है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है साथियों। इसके अलावा फिर उन्होंने हरलॉक महोदय ने ही बताई है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का इन्होंने जो समय बताया है वो इन्होंने बताया है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है। उसी में अगले इन्होंने बताया है छठी अवस्था वयसंधि अवस्था। वयसंधि अवस्था में इन्होंने बताया है समय 12 से 14 वर्ष का समय। उसके बाद में फिर साथियों इन्होंने 7वीं अवस्था बताई है पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था से जो पहले का समय है पूर्व किशोरावस्था, उसका इन्होंने टाइम पीरियड जो माना है वो इन्होंने माना है 13 से लेकर 17 वर्ष तक। ठीक है साथियों। उसके बाद में इन्होंने 8वीं अवस्था जो बताई है वह बताई है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में इन्होंने जो समय माना है 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने उत्तर किशोरावस्था कहा है। उसके बाद में साथियों 9वीं अवस्था इन्होंने बताई है हरलॉक महोदय ने प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का इन्होंने जो समय बताया है वो साथियों बताया है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने जो बताई है अवस्था वो लास्ट सेकंड अवस्था है मध्यावस्था, यानी कि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दोनों के बीच की अवस्था है मध्यावस्था, जिसका इन्होंने समय पीरियड माना है 40 से 60 वर्ष तक। और लास्ट स्टेज इन्होंने बताई है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था इन्होंने बताई है 60 वर्ष से लेकर अंतिम समय तक, यानी 60 वर्ष से लेकर जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस अवस्था को इन्होंने वृद्धावस्था कहा है। यानी मैंने जो भी बताई वो हरलॉक महोदय की 11 अवस्था इन्होंने बताई हैं, वो थी मानव विकास की। ठीक है। वैसे साथियों जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, अपना सिलेबस पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, तो उसमें मूल रूप से हमारे लिए बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई जाती हैं। उन 4 अवस्थाओं में हम लोग पढ़ते क्या हैं, जो हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ 3 अवस्थाएं बताई तो 4 जाती हैं कि हमारे बाल विकास में सामान्य मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं, लेकिन उन 4 अवस्थाओं में से हम लोग मुख्य रूप से 3 ही पढ़ते हैं। वो 4 अवस्थाएं पहले देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था और नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। लेकिन साथियों हम लोग को क्या है, हम लोग को जो बाल्य विकास में पढ़ना है वो चारों अवस्थाएं नहीं पढ़नी है। ये प्रौढ़ावस्था का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग को सिर्फ ये 3 अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। नंबर 1 शैशवावस्था जिसका समय काल माना गया 0 से 6 वर्ष, नंबर 2 बाल्यावस्था जिसको 6 से 12 वर्ष माना गया है, और नंबर 3 किशोरावस्था जिसको 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। तो हम ये 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से पढ़ते हैं। लेकिन इन 3 अवस्थाओं से पहले का भी एक समय होता है, एक पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में क्या क्या होता है वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि गर्भावस्था किसको कहते हैं। गर्भावस्था वह समय होता है जब बच्चा पेट में डेवलप होता है, किसी महिला के पेट में। 1 सेकंड रुकिए। गर्भावस्था वह समय होता है जब बच्चा जन्म से पहले अपने माता के पेट में होता है या उसका विकास होता है, उस अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। जिसका जो समय है गर्भावस्था का ये 9 माह माना गया है। 9 माह होता है। 9 माह होता है। अगर हम इसके सप्ताह में बात करें तो ये 40 सप्ताह का समय होता है, और अगर हम इसके दिनों में बात करें तो 270 दिन होता है। 270 से लेकर 280 दिन तक हो सकता है। गर्भावस्था का जो समय काल होता है वो 270 से लेकर 280 दिनों तक हो सकता है। ठीक है साथियों। आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको खुद लगेगा कि हम लोग लगभग अपने जीवन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सारी स्टेजों से हम लोग गुजर के आए हैं और धीरे धीरे आज हम लोग जिस स्टेज पे हैं वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने ये लगभग सारी अवस्थाएं हम भी इनसे गुजरे हैं, शैशवावस्था से भी गुजरे हैं, आगे पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उससे आगे पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो उसमें जो जो हमारे साथ हुआ है तो वही सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमको बिल्कुल यही लगेगा कि हम अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं, और ये हमारे बीच साथ में घटा होगा, ये हरकतें हमने भी करी होंगी, या हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, वही सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो गर्भावस्था को भी साथियों 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं हैं? नंबर 1 डिम्बावस्था। डिम्बावस्था क्या होती है? गर्भ धारण का जो समय होता है जब कोई भी स्त्री या महिला
गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण के बाद और गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक का जो समय होता है उसको हम लोग डिंबावस्था कहते हैं। इसी अवस्था को कहते हैं गर्भ धारण प्रक्रिया। यानी कि जब कोई भी स्त्री और पुरुष का मिलन होता है उसके बाद में गर्भ धारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उस गर्भ धारण की प्रक्रिया को ही हमने डिंबावस्था कहा है। ये चलती है गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी 14 से 15 दिन तक। ठीक है साथियों। इसके अलावा फिर गर्भावस्था का ही दूसरा एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं पिंडावस्था। पिंडावस्था ये चलती है साथियों 3 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। यानी कि इसमें क्या होता है, 3 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलती है। इसमें जो गर्भ में जो शिशु का निर्माण हो रहा है उसके अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंग बनने लगते हैं। ठीक है। इस अवस्था में, पिंडावस्था में, शरीर के अंगों का निर्माण होने लगता है। साथियों एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है जिसको आप ध्यान से समझते चलिए और नोट करते चलिए। कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। कोई परीक्षा हम लोग पेपर नहीं सेट करते हैं, पेपर सेट आयोग करते हैं, तो आयोग तो कुछ भी पूछ सकता है साथियों। ठीक है। अब इसी की गर्भावस्था की तीसरी अवस्था है भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है, पिंडावस्था से आगे की अवस्था, तो उससे अगले का समय होगा इसमें। ये है साथियों 3 से 9 माह तक का समय। यानी कि 3 माह से लेकर 9 माह तक का जो समय होता है, जो समय काल होता है, उसको भ्रूणावस्था कहते हैं। इसमें ही 2 पॉइंट हैं साथियों कि पिंडावस्था से निर्मित अंगों का पूर्ण विकास इसमें हो जाता है। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि शरीर के अंगों का निर्माण होने लगता है पिंडावस्था में, लेकिन जो भ्रूणावस्था है उसमें उन्हीं अंगों का जो निर्माण हो रहा था वो पूर्ण हो जाता है। यानी जो अंग पिंडावस्था में बनना शुरू हो गए थे, भ्रूणावस्था में उन अंगों का निर्माण पूर्ण हो जाता है। पूरे अंग बन जाते हैं बच्चे के अंदर। जो बच्चे का शरीर होता है उसमें लगभग सारे अंगों का निर्माण पूर्ण हो जाता है भ्रूणावस्था के अंतर्गत। दूसरी बात कि किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता। यानी कि जो भी अंग पिंडावस्था में बनने लगते हैं उन्हीं अंगों को धीरे धीरे अपना पूर्ण रूप ले लेते हैं भ्रूणावस्था में, और कोई भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। समझ गए साथियों आपकी। तो ये हो गई आपकी गर्भावस्था के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी। ठीक है साथियों। अब हमने जैसे आपको बताया कि हमारे सिलेबस में 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें ये 3 अवस्थाएं पढ़नी हैं। तो उन 3 अवस्थाओं के बारे में आइए आज थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसी लेक्चर में। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे और डिटेल में। तो पहली अवस्था जो साथियों हमारी आती है 4 अवस्थाओं में शिशु की या मानव के, उसमें जो पहली अवस्था हमारी आती जो हमको पढ़नी है अपने सिलेबस में, वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी या इन्फेंसी स्टेज, जिसका समय काल माना गया है 0 से 6 वर्ष तक। यानी 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको शिशु कहते हैं हम लोग। तो शिशु काल को ही हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी जो कोई दिक्कत हो आप बता दिया करिए हम लोग को कमेंट में, हम उसका अगले लेक्चर में आपका मेंशन करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है साथियों। तो जो शैशवावस्था की उम्र है वो 0 से 6 वर्ष तक मानी गई है। तो शैशवावस्था में सबसे पहले जन्म से संबंधित हम लोग तत्व देखते हैं। जब भी कोई शिशु या किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसमें क्या क्या होता है, उसका क्या भार होता है, उसके मस्तिष्क का क्या भार होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, उसके शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, क्या क्या उसमें होते हैं सिम्टम्स, हम उस चीज़ की बात करते हैं, क्या क्या ज़रूरी पॉइंट उसमें होते हैं। ठीक है। तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि उस समय जो शरीर का भार होता है, सामान्यतः जब शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर का जो भार होता है सामान्यतः वो 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड भी कुछ जगह लिखा हुआ है, कुछ जगह लिखा हुआ है 6 से 7 पाउंड। तो मान लेते हैं कि 6 से 7 पाउंड। ठीक है, 6 से 7 पाउंड होता है। और हम भार की बात करते हैं, अगर अधिकतम भार किसी बच्चे में कितना हो सकता है तो वो हो सकता है 9.5, और न्यूनतम भार यानी कम से कम भार कितना हो सकता है तो वो हो सकता है 5.5 पाउंड। ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बालकों में और बालिकाओं के भार में, थोड़ा सा माइन्यूट सा एक अंतर होता है। क्या है वो कि बालकों में जो सामान्यतः भार होता है वो होता है 7.15 पाउंड, यानी 7.15 पाउंड। और बालिकाओं की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो भार होता है वो होता है 7.13 पाउंड। ठीक है। पाउंड का मतलब समझते हैं, पाउंड भी एक वजन की इकाई है, भार की एक इकाई है।
तो 1 पाउंड में जो वजन होता है या जो भार होता है वो लगभग 450 ग्राम होता है, यानी 454 ग्राम एग्जैक्टली भार जो होता है वो 1 पाउंड में होता है, यानी 450 ग्राम 1 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है साथियों, अब हम अगले आ जाते हैं कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब शिशु जन्म लेता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय उसके मस्तिष्क का क्या भार होता है। ये हम आपको बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या मनोविज्ञान में आपको पढ़ा रहे हैं। ये बायोलॉजी एक तरह से एक पोर्शन है साथियों। ठीक है, समझते चलिए, और ये आपको कई जगह काम में आएगा। बाल विकास आपके जीवन में तो कई जगह काम में आएगा ही, क्योंकि हम ये एक तरह से अपने जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके बायोलॉजी में भी काम में आएगा, मनोविज्ञान में भी काम में आएगा, और भी कई जगह काम में आएगा। और ये बेसिक जानकारियाँ हैं, ये हम सब लोग को होनी चाहिए, है ना। तो मस्तिष्क के भार की हम बात करते हैं। लगभग जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है, यानी कि 350 ग्राम होता है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके मस्तिष्क का भार भी धीरे धीरे बढ़ता है। और जब वो शैशवावस्था के अंत में आ जाता है, यानी लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, 5 से 6 वर्ष का, तो उसके जो मस्तिष्क का भार है वो 1250 ग्राम हो जाता है, यानी 1250 ग्राम हो जाता है। अब बात करते हैं शिशु की लंबाई की। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लंबाई क्या होती है, ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो अगर हम इंच में बात करें तो कॉमनली या सामान्यतः लगभग शिशु की लंबाई जो होती है वो 20 इंच होती है। किसी में थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे भी हो सकती है, यानी 19 से 21 इंच तक हो सकती है। कम से कम 19 इंच होगी, और ज़्यादा है अगर लंबा है तो उसमें 21 इंच होगी। हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ये लगभग 51 सेंटीमीटर मानी गई है। ठीक है, बच्चों में 51 सेंटीमीटर मानी गई। अब बालक में 51 सेंटीमीटर मानी गई है, और बालिका में 50.5 सेंटीमीटर मानी गई है। बताया गया कि बालिका जो होती है वो 0.5 सेंटीमीटर लंबाई में छोटी होती है बालक से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बहुत परेशान करता है कि मानव शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या मानव शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक वयस्क मानव में तो आप लोग जानते होंगे कि 206 होती है, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि एक मानव शिशु में कितनी होती है। तो मानव शिशु में जो अस्थियों की संख्या होती है साथियों, वो आपकी होती है 270, यानी कि 270 अस्थियों की संख्या होती है। ठीक है साथियों, अब बात आ जाती है हार्ट बीट की, कि शिशु की जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में लगभग कितनी होती है। तो बेटा शिशु की जो धड़कन होती है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, वो लगभग अनियमित होती है और अस्थिर होती है। बहुत तेज़ी से धड़कता है उसका हार्ट, और अनियमित होती है, कोई क्लियर नहीं होती कितनी बार धड़क सकता है। तो वो अस्थिर एवं अनियमित होती है, लेकिन फिर भी हमने लगभग में एक अंदाज़ मान लिया है कि लगभग 140 मिनट होती है, पर मिनट होती है। 140 बार 1 मिनट में शिशु का हृदय धड़कता है। जैसे एक सामान्य मनुष्य का या हम लोगों का 70 से 72 बार एक बार में धड़कता है, 72 बार माना गया है पर मिनट, लेकिन शिशुओं का जो माना गया है लगभग 140 बार पर मिनट माना गया है धड़कने का। ठीक है साथियों, अब ये तो हो गई मुख्य जानकारियाँ। अब शैशवावस्था में मुख्य बात आ जाती जो पेपर में आ जाता है अक्सर, कि शैशवावस्था के प्रमुख नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लेंगे शैशवावस्था के प्रमुख नाम क्या क्या हैं। कल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था की परिभाषाएँ क्या हैं, शैशवावस्था की विशेषताएँ क्या हैं। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें शैशवावस्था के कुछ नामों के बारे में। ठीक है, तो शैशवावस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नाम है शैशवावस्था का खिलौने की उम्र। खिलौनों की उम्र क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इस उम्र में बच्चा ज़्यादातर खिलौने के साथ ही रहता है, खिलौने से खेलना पसंद करता है, खिलौनों के साथ मस्ती करता है वो, तो खिलौनों की उम्र इसको कहा गया है। किसने कहा खिलौने की उम्र, तो साथियों शैशवावस्था को जो खिलौनों की उम्र कहा है वो हरलाक महोदय ने कहा है। हरलाक महोदय ने बताया है हरलाक में कि इसको खिलौने की उम्र कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसको माना गया है जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था का दूसरा नाम है जीवन की आधारशिला। ये किसने कहा है, ये कहा स्टेंग ने। स्टेंग ने इसको बोला है जीवन की आधारशिला। तो साथियों जीवन की आधारशिला इसलिए इसे कहा गया है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव रखते हैं और नींव के ऊपर ही पूरा मकान खड़ा होता है। इसी प्रकार से जो शिशु है हमारा,
शिशु एक तरह से मकान की नींव है। शिशु ही जब शिशु होगा तभी तो वो बड़ा होगा, बालक बनेगा, फिर किशोर बनेगा, फिर युवा बनेगा। तो इसी तरह से मानव की नींव जो है या आधारशिला किसे कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया है। इसीलिए शैशवावस्था का दूसरा नाम है जीवन की आधारशिला। अब तीसरा नाम है इसका सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल इसके लिए कहा है शैशवावस्था को वैलेंटाइन महोदय ने। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को कहा है सीखने का अनोखा काल। अब सीखने का अनोखा काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस उम्र में बच्चा अजीबोगरीब तरह से सीखता है और सबसे तेज़ गति से सीखता है, इसलिए इस काल को अनोखा काल भी कहा गया है। सीखने का अनोखा काल क्योंकि इस उम्र में बच्चे के अंदर सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बच्चा इसी उम्र में सीखता है, इसीलिए इस उम्र को सीखने का अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है? वैलेंटाइन जी ने। ठीक है, अगला नाम इसका क्या है? अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि उस उम्र में बच्चा अनुकरण बहुत करता है। जैसे हम बच्चे से बुलवाते हैं, छोटे बेटा बोलो पापा, तो बच्चा भी बोलता है लुदलाते हुए पापा। बच्चे से हम बोलते हैं बेटा बोलो मम्मा, तो बच्चा बोलता है मम्मा। इस तरह से बच्चा बोलता है ना। तो बच्चे को जैसा हम अनुकरण करवाते हैं तो बच्चा धीरे धीरे वैसा ही अनुकरण करता है। इसी उम्र में तो करता है बच्चा। अब कोई बच्चा 10 साल हो जाएगा तब तो ना उसको अनुकरण हम लोग करवाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है 1.5-2 साल वर्ष का 3 वर्ष का होता है तभी हम उससे अनुकरण करवाते हैं। तो इसी अवस्था को कहा गया अनुकरण की अवस्था। अब इसी को अवस्था को और क्या कहा गया? इसी अवस्था को कहा गया स्वार्थी उम्र पर निर्भरता की अवस्था। स्वार्थी उम्र पर निर्भरता की अवस्था, यानी कि इस उम्र को कहा गया है स्वार्थी उम्र की अवस्था। इसमें बच्चा स्वार्थी बहुत होता है। स्वार्थी का मतलब मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। स्वार्थी बच्चा कैसे होता है? मतलब बच्चा के पास अपना एक मान लिया एक बिस्किट का पैकेट है, अब आप उससे बिस्किट मांगोगे तो वो अपना बिस्किट नहीं देगा आपको। अगर आप उसको खाने के लिए अपने पास से बिस्कुट दोगे तो उसको ले लेगा। हंसी आती है मुझे। बच्चा आपका बिस्कुट ले लेगा लेकिन अपना बिस्कुट आपको नहीं देगा। तो इसको कहते हैं स्वार्थी उम्र की निर्भरता अवस्था, यानी वो इस उम्र में बच्चा बहुत स्वार्थी होता है। सिर्फ वो अपने बारे में समझता है, अपने आप से सिर्फ मतलब रखता है, उसको और किसी से मतलब नहीं। किसी का नुकसान है, किसी का फ़ायदा, उसको क्या मतलब? वो तो बच्चा है, अपनी मस्त उम्र में जी रहा है, उसको क्या मतलब है? होना भी चाहिए, है ना। अगली अवस्था है नाजुक या खतरनाक अवस्था। इसी अवस्था को कहते हैं नाजुक या खतरनाक अवस्था। अब इसको नाजुक और खतरनाक अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि शिशु जो होता है ना बहुत कोमल होता है। शिशु जो बहुत ज़्यादा कोमल होता है और इस अवस्था को इसीलिए नाजुक खतरनाक अवस्था इसलिए और कहा गया क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों को बीमारियां बहुत लगती हैं। इस अवस्था में ही बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो इस उम्र को बच्चे को खतरा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को सारे खतरों से बचाना पड़ता है। इस उम्र में बहुत नाजुक होता है, इसीलिए इस उम्र को नाजुक या खतरनाक अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, अब अगला आ जाता है मनमौजी अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा? मौज लेता है, अपने आप से मतलब, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। जहाँ चाहे वहाँ घूम रहा है, जहाँ चाहे वहाँ फिर रहा है। हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई बुलाता रहे, किसी की ना सुनना ना कोई। दिन भर आंगन में खेल रहे हैं, दिन भर बरामदे में खेल रहे हैं, अपने आप से मतलब है। बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। थक जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर सो जाते हैं। उनको मतलब अपनी मौज में रहना है। तो इस उम्र को इसलिए कहा गया है मनमौजी अवस्था। ठीक है, अब इसी में आ जाती है साथियों पूर्व विद्यालय अवस्था या नर्सरी एज, यानी कि वह अवस्था है जो विद्यालय जाने से पहले की अवस्था है। इसीलिए इसको नर्सरी एज भी कहा गया है क्योंकि इसी उम्र में बच्चों को स्कूल में बिठाया जाता है, नर्सरी में भेजा जाता है। पहले क्या था, पहले 6 वर्ष के बच्चों का एडमिशन होता था, ठीक है, विद्यालयों में। लेकिन आजकल क्या है, 2-2.5 साल का बच्चा हुआ, बैठना सीख पाया और उसको स्कूल में भेज दिया। ठीक है, तो इसीलिए इस उम्र को कहा गया नर्सरी एज और या पूर्व विद्यालय की अवस्था। इसी का एक नाम और है अतार्किक चिंतन की अवस्था। इस उम्र में जो बच्चा है वो अतार्किक चिंतन करता है। पता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं उलझुल कि आज मैंने हाथी को मारा, आज मैंने शेर को मारा हैं, और सामने से आ जाए तो क्या होगा। तो इसमें बच्चे अतार्किक मतलब बातें करते हैं, कोई उस चीज़ का अर्थ नहीं होता है ना। ये आपसे अतार्किक क्वेश्चन पूछेंगे कि पापा ये क्या होता है, पापा वो क्या होता है, मम्मा ये क्या होता है, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये उम्र ही होती है अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये हुए साथियों शैशवावस्था के कुछ प्रमुख नाम।
जो मैंने अभी आपको बताए, ये आप लोग याद कर लेना, ये आ जाते कभी परीक्षा में कि खिलौने की उम्र किस काल को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसी तरह से साथियों प्रश्न आ जाते हैं। तो कैसा लगा साथियों आज का लेक्चर आपको? और बाकी कल हम और पढ़ेंगे शैशवावस्था के आगे की बातें, कि इसको किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी हैं इसके बारे में, और इसमें क्या क्या और ज़रूरी बातें होती हैं, वो साथियों हम सब पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।